Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. Today, we have to discuss our topic agreement mistake. The rest of the areas regarding E2L1 is to be discussed right now in the category of L2. This is the code E2L2. एग्रीमेंट मिस्टेक्स में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को ताकि हम इस एक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. सो सब्जेक्ट हु requires verb, which type of verb it requires, either singular or plural. सब्जेक्ट हु से मुराद क्या है, अभी इसको एक स्टेटमेंट के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. लुक, he is one of those who does not slash do not understand the myth of grammar. This is the statement, dear student. I have jotted down there. Listen again. He is one of those who does not slash don't understand the myth of grammar. Now, our area of concern is subject who. Look, this is word who. What is that? Who को इस वक्त रिक्वायर है डज नॉट और डू नॉट. स्लैश इस वक्त जो है वो इन बिटवीन द बोथ जो है वो वर्ब्स हैं. हमें देखना है कि हमने हु के साथ डज नॉट यूज़ करना है या डू नॉट. अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि यहाँ पर स्टेटमेंट में वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, इज सिंगुलैरिटी को प्रोजेक्ट करता है, वन सिंगुलैरिटी को प्रोजेक्ट करता है. There are three words altogether which have been used before who. Though all these three words project singularity or single concept, but हमें ये भी याद रखना है कि who से पहले एक वर्ड है those, और ये those वर्ड जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ या इसको ब्लॉक कर देते हैं, ये वर्ड ग्रामेटिकली एंटीसीडेंट कहलाता है. इसे आप एंटीसीडेंट बोलेंगे, ठीक है, एंटीसीडेंट. जब एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन विल टर्न इनटू अकॉर्डिंग टू द नंबर फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट दोज है और ये प्लूरल है. आपको मालूम है ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है दोज, और इस वक्त ये प्लूरैलिटी को प्रोजेक्ट करता है. तो रिलेटिव प्रोनाउन हु विल टर्न इनटू अकॉर्डिंग टू द नंबर फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीसीडेंट, दैट इज हु, जो कि प्लूरल है. तो फिर हु भी प्लूरल बन गया. अब हम इग्नोर करेंगे इससे पहले वाले आने वाले वर्ड्स को, जैसे कि वन है, इज़ है और ही है, ये सब सिंगुलर हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला एंटीसीडेंट वो प्लूरल था, तो हु भी प्लूरल बन चुका है. अब ये वर्ब जो रिक्वायर करेगा वो भी प्लूरल ही होगा, यानी कि डोंट. मैं डोंट को टिक कर रहा हूँ और डज नॉट को क्रॉस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिस वी हैव डिस्कस्ड अ मोमेंट बैक. ओके, तो इस तरह से हम इस एक रिलेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करेंगे. सब्जेक्ट हु को वर्ब रिक्वायर्ड था, ये हमारा एरिया ऑफ एग्रीमेंट था. तो यहाँ एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है. हु इज़ प्लूरल just because of its antecedent, that's why we will go for a plural verb don't. okay, एक और एग्जाम्पल जो है इस हवाले से अंडरस्टैंड करते हैं. इसी से मिलता जुलता एक और रूल है, जब वो अप्लाई करेंगे तो फिर ये रूल ओवर रूल हो जाएगा जो कि एंटीसीडेंट वाला है. लुक एट द स्टेटमेंट. he is
the only one, he is the only one of those who does not slash do not yield before anyone. Okay, now look at the statement. He is the only one. The only one. मैं अब यहाँ पर the only को ब्लॉक कर चुका हूँ. The only one. Okay. As soon as the word comes, the only, इसने अब सारी की सारी जो है वो फोकस अपनी तरफ करवा ली है. इसने सारा का सारा जो है वो स्ट्रेस अपने में जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है. अब हम ही को और इज़ को, जैसे कि पहले वाली एग्जांपल में हमने इग्नोर किया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लूरल एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, इस जगह पर जो ही एज सुन एज आप कह लें कि द ओनली एंटर होगा, हम इस एंटीसीडेंट को, दोस्त को इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अटैच नहीं करेंगे. अब क्या होगा, हम द ओनली की वजह से इस वाले रूल को ओवर रूल कर देंगे और द ओनली की वजह से सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो सपोर्ट करेंगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एंटीसीडेंट होने के बावजूद दोस्त और हु रिलेटिव प्रोनाउन होने के बावजूद अब हु एंटीसीडेंट को फॉलो नहीं करेगा बल्कि एक ब्रिज बनेगा. और ये ब्रिज जो है ये इस तरह से बनाया है हमने कि हु के साथ द ओनली को लिंक कर दिया है. अब द ओनली सिंगुलर होने की वजह से हु भी सिंगुलर बन गया है और यहाँ पर हमें वर्ब जो है वो अब डज नॉट लेना होगा, डू नॉट को क्रॉस करना होगा. मैंने डेलिबरेटली डज नॉट स्लैश डू नॉट को जो है वो कलर में किया ताकि आपकी तवज्जो इस तरफ रहे कि नाउ वी रिक्वायर सिंगुलर वर्ब विद रिलेटिव प्रोनाउन who just because of the adding word only. The only represents singularity. The only projects singular concept. That's why we will go for a singular verb does not. Okay. Now इससे आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर देखते हैं एक और पॉइंट, सब्जेक्ट वन विद वर्ब. मीन्स कि सब्जेक्ट वन के साथ कौन सा वर्ब जो है वो एग्री करेगा, सूट करेगा. इससे ज़रा देख लेते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मौजूदगी में हमें सब्जेक्ट वन को इम्पोर्टेंस देना होगी. मैं वो वर्ड्स भी यहाँ पर अभी आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ. द बॉस with the boss with his subordinates काफ़ी मुलाज़म हो सकते हैं. द बॉस विद हिज सबॉर्डिनेट्स इज स्लैश आर रेडी टू have a delicious dinner at a renowned restaurant. मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट, इसको सुनिएगा और समझिएगा. द बॉस विद हिज सबॉर्डिनेट्स इज स्लैश आर रेडी टू हैव अ डिलीशियस डिनर एट अ रीनाउंड रेस्टोरेंट. फुल स्टॉप मैंने लगा दिया है. और डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब हम बात करने लगे हैं
कि यहाँ सब्जेक्ट 1 कौन सा है और सब्जेक्ट 2 कौन सा है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ द बॉस को, और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है द बॉस को, और इसका नेम मैंने लिख दिया है S1 सब्जेक्ट 1। हिज सबॉर्डिनेट्स, इस एरिया को मैंने अगेन ब्लॉक में कर दिया और यहाँ पर मैंने इसे मेंशन कर दिया S2 यानी सब्जेक्ट 2। S2 से मुराद सब्जेक्ट 2 है यानी नाउन 2 है। इसको आप सब्जेक्ट 1 कह लें या नाउन 1 कह लें, हिज सबॉर्डिनेट्स को सब्जेक्ट 2 कह लें या N2 कह लें। और विद जो है यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है विद, इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ विद को। विद एक ऐसी लिस्ट में से एक वर्ड है कि उस लिस्ट में से जो वर्ड्स आ जाएं और दो डिफरेंट नाउन्स या दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, लिंक कर दें, एसोसिएट कर दें, रिलेट कर दें, अटैच कर दें, तो फिर हम इम्पोर्टेंस जो है वो S1 को देते हैं, सब्जेक्ट 1 को। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट 1 वी हैव टू we have to click or tick the verb accordingly। ठीक हो गया। अब देखते हैं द बॉस सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम वर्ब भी सिंगुलर ही चूज़ करेंगे और वो कौन सा है, इज़। ठीक हो गया। और आर को आप क्रॉस कर देंगे। इज इट ओके? द बॉस विद हिज सबॉर्डिनेट्स इज़ रेडी टू हैव अ डिलीशियस डिनर एट अ रीनाउंड रेस्टोरेंट। और फुल स्टॉप लगा दिया और ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसके वाइस वर्सा सिचुएशन आने लगी है, लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ जाएं मैं आपको हल्का सा बता दूं कि कौन से वर्ड्स हैं वो जो अमूमन जो है आ जाएं तो फिर हम दो डिफरेंट नाउन्स के दरमियान उनको प्लेस करने के बाद सब्जेक्ट 1 को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं यहाँ उनमें से चंद एक वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे कि वो लिस्ट है विद की, विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, इसी तरह से ऑफ, इसी तरह से नॉट, इसी तरह से बट, इसी तरह से एज वेल एज, एट्सेट्रा। ये चंद एक वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर जो अगर दो डिफरेंट नाउन्स के दरमियान में आ जाएं तो फिर हम उनको क्या करेंगे, हम उन्हें यूज़ करेंगे दो डिफरेंट नाउन्स या दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान में, इसलिए कि इम्पोर्टेंस हमने S1 को देनी है। चलें यहाँ चलते हैं सब्जेक्ट 2 की तरफ। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस देने के लिए कौन सा एरिया होगा, सब्जेक्ट 2 का। जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट 1 को इम्पोर्टेंस दी, इस पॉइंट में हम सब्जेक्ट 2 को इम्पोर्टेंस देंगे और उसकी प्लूरलिटी और सिंगुलरिटी के मुताबिक वर्ब सप्लाई करेंगे, तब वो एग्रीमेंट प्रॉपर होगा। और इसमें जो है वो एक एग्ज़ाम्पल लेने से पहले मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ ताकि वो आपके लिए कन्वीनियंट रहे। सपोज़ नीदर नॉर है, इधर और है, या नॉट ओनली और बट आल्सो है। इनमें से अगर कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर इन पेयर में से कोई पेयर अगर आ जाता है तो दो डिफरेंट नाउन्स को जोड़ने के लिए तो हम इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट 2 को देंगे। इसे एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉट ओनली द बुक्स but also the teacher is/are very important for proper preparation। किसी भी चीज़ की प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए ये दोनों इंटेग्रल पार्ट्स हैं, बुक्स भी हैं और टीचर भी हैं।
बुक्स आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो सप्लाई करती हैं, लेकिन उस नॉलेज को अच्छे तरीके से जो है वो कवर करवाना, उसको कॉम्प्रीहेंड करवाना, उसको अच्छी तरह से ग्रिप करवाना, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर की प्रेजेंस और उसके लेक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो साथ में मिल जाएं तो बड़ी अच्छी सपोर्ट हो जाती है। वैसे तो बुक्स भी बहुत ज़बरदस्त लिखी जाती हैं, बहुत से अच्छे राइटर्स लिखते हैं। एनीवेज, इस एक पॉइंट पे आते हैं। एग्जांपल है, नॉट ओनली द बुक्स बट आल्सो द टीचर इज/आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर प्रेपरेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम अगेन वही जो है वो अटैम्प्ट करेंगे कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पर चूज़ करेंगे। द बुक्स, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द बुक्स, और इसे हम S1 का नाम दे देते हैं, यानी सब्जेक्ट 1 है। और द टीचर, ये इस वक्त इस स्टेटमेंट के अंदर S2 है, यानी सब्जेक्ट 2 है। और हमने नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ, इस पेयर के साथ दो डिफरेंट नाउन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो अब हमें इम्पोर्टेंस देनी है सब्जेक्ट 2 के अंदर वर्ब अप्लाई करना है, सप्लाई करना है सब्जेक्ट 2 के मुताबिक। तो सब्जेक्ट 2 इस वक्त सिंगुलर है, द टीचर, और द बुक्स प्लूरल है इस वक्त। तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए वर्ब भी सिंगुलर ऑप्ट करना है, जो कि है यहाँ पर इज़, और आर को क्रॉस कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट point of grammar in which we have shown the proper agreement between the subject words and the verb they needed. Okay, इससे आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड की बात करते हैं। सब्जेक्ट एंड से मुराद क्या है? बाज़ का ऐसा होता है कि दो डिफरेंट एंटिटीज़, दो डिफरेंट नाउन्स को हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं और उसमें वर्ब देखते हैं कि किसकी मुनासबत से सप्लाई करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। माई टीचर एंड माई ब्रदर, माई टीचर एंड माई ब्रदर इज /r. with me all the time. With me all the time. Dear students, look at the statement my teacher and my brother. मैं एरियाज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए। my teacher ये S1 है और माई ब्रदर S2 है, सब्जेक्ट 2 है। अब हमें वर्ब सप्लाई करना है और वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। चूँकि एंड से दो डिफरेंट एंटिटीज़ को आपने ज्वाइन कर दिया है, तो फिर अब वर्ब भी तो डिसाइड करना है, इधर वी टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। लुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा है इनमें? माई टीचर एंड माई ब्रदर। जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अगेन, और बल्कि ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी तवज्जो इसके ऊपर हो, माई के ऊपर। वर्ड माई जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। जब आप दोनों डिफरेंट नाउन्स के साथ, ब्रदर और टीचर के साथ, दो अलग अलग नाउन हैं, इनके साथ जब अगेन एंड अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिंगल एक एंटिटी को, फिर ये डबल एंटिटी नहीं रहेगी। क्योंकि जो ही आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया नाउन के साथ अगेन, इट मीन्स कि दोनों एंटिटीज़ अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। माई ब्रदर ही एक्चुअली माई टीचर भी है, तो इसलिए हम वर्ब जो है फिर सिंगुलर लेंगे। यहाँ मैं सिंगुलर वर्ब को टिक कर रहा हूँ और प्लूरल को क्रॉस। और अगर ऐसा ना होता, लिसन, अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव को अगेन यूज़ ना करते, बल्कि ये कहते माई ब्रदर एंड टीचर, जो ही आप पोजेसिव एडजेक्टिव हटाते दूसरे नाउन से पहले, तो फिर ये शो होता कि ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, इसलिए इनके साथ अब हम प्लूरल का सा जो है मामला रखेंगे और वह भी प्लूरल सप्लाई करेंगे। जैसे माई टीचर एंड ब्रदर
आर, फिर आर होना था अगर माई यहाँ पर ना होता तो। ओके, एक और जो है वो इस हवाले से पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द प्रोफेसर एंड editor of the newspaper is /r no more with us. Again, look at the statement. The professor and editor of the newspaper is /r no more with us. Dear student, in this statement, things are very much clear. Look, the professor, this is subject 1. Okay, this is subject 1. And editor, editor of the newspaper, subject 2. और इसके साथ हमने कोई आर्टिकल भी नहीं लगाया, द एडिटर नहीं बोला, ए एडिटर नहीं बोला, आना भी नहीं, एन एडिटर भी नहीं लिखा। चूँकि हमने कोई इंडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल सेकंड नाउन के साथ यूज़ नहीं किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, और यहाँ पर द प्रोफेसर कोई और है और एडिटर कोई और है ऑफ द न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो एनालिस्ट भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, चीफ एडिटर्स भी होते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन पे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रोफेसर कोई और है और एडिटर कोई और है। तो हम इसलिए ये समझ सकते हैं कि शायद ये कोई कॉलमिस्ट हैं और ये उसके एडिटर हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं और ये अब हमारे दरमियान में नहीं है, कोई कैजुअलिटी हुई है। तो अब हम इन्हें प्लूरल कंसिडर करते हुए वर्ब आर को टिक करेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। इज इट ओके? तो डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि एंड के साथ दो डिफरेंट नाउन्स को जोड़ने पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि वेयर वी हैव टू गो, मतलब कि हमें इन दिस सिचुएशन, इन दिस क्योस, what we can do, either we have to go for the singular verb or the plural, but keeping in view the technicalities of grammar regarding this point, we have to go for the verb according to the number, function and formation of the subject word. Fine. एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये है नाउन एंड इट्स प्रोनाउन। नाउन एंड इट्स प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें नाउन की मुनासबत से, उसकी कंपैटिबिलिटी से ही उसका पोजेसिव एडजेक्टिव या उसका प्रोनाउन सप्लाई करना होता है। लुक एट द एग्जांपल। All the colleagues will have to decide soon that you/they stand apart or join the possession. Okay, dear student, look at the statement. All the colleagues will have to decide soon that you/they stand apart or join the possession. Look at the words, all the colleagues.
all the colleagues, the word colleagues, all the colleagues, this is actually plural, okay, plural noun है। और इसके साथ अब हमें जो है प्रोनाउन सेलेक्ट करना है, वो कौन सा होगा। जब प्लूरल नाउन होगा तो फिर उसके साथ जो है वो प्रोनाउन दे यूज़ होगा, क्योंकि दे इज़ यूज, दे एज अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल एंटिटीज़। जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके लिए हम प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे। सिंगुलर नाउन होंगे न्यूटर तो उनके लिए इट यूज़ करेंगे, अगर फेमिनिन होंगे तो शी यूज़ करेंगे, अगर मैस्कुलिन होंगे तो ही यूज़ करेंगे। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो एग्री कर रहा है, यू जो है वो एग्री नहीं कर रहा, अगरचे कि ये भी एक प्रोनाउन है, बट वी विल गो फॉर दे बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल एंटिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू the noun that is plural, we have to go for the plural pronoun. तो this is the agreement between noun and pronoun. एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये है noun and possessive adjective. इसका मतलब है कि noun must agree with its possessive adjective. इसे एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। अमेरिका must mind your slash own business. America must mind your slash its own business. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड अमेरिका को ब्लॉक कर लेते हैं। वैसे तो अमेरिका ब्लॉक बनाता है, लेकिन हम अमेरिका को ही ब्लॉक कर लेते हैं। अमेरिका चूँकि एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और इसके साथ हमें अब पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव योर है, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, तो फिर हम यहाँ पर इट्स को पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर, जो कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ इसको लिंक कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इस वक्त लिंक हो गया है पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स। अमेरिका मस्ट माइंड इट्स ओन बिजनेस। ओके, इस तरह से डियर स्टूडेंट एक और इसके अंदर एग्जांपल शेयर कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। You must perform, you must serve honestly, to की बजाय for कर लेते हैं। You must serve honestly for your slash her country. Dear student, again look at the very simple statement I have noted here. You must, the word you, look, ये जो है वो प्रोनाउन है हमारा यू, और इसके मुताबिक हमने पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो देना है। यहाँ पर यू एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह आने वाला वर्ड है, इसके मुताबिक इसका पोजेसिव एडजेक्टिव एग्री करेंगे। यू मस्ट सर्व ऑनेस्टली फॉर योर और हर कंट्री, तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव तो यू होता है, तो हम टिक करेंगे योर को, और हर तो शी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए हम यहाँ हर को क्रॉस कर देंगे। ओके, चलें इससे आगे एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का पॉइंट है, ये देख लेते हैं। इन अ वे मैंने अभी जो एग्जांपल दी है वो इसके मुताबिक ही बनती है, लेकिन फिर भी इसको एक और एंगल से देखते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बात करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनकी एक लिस्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की।
तो हम उस लिस्ट में तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलवाना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट होती है और उसमें हल्का सा मैं बताया देता हूँ कि जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, और इसी तरह से जो है ऑल वर्ड है, सम है, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ठीक है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। कुछ सिंगुलर हैं, कुछ प्लूरल हैं। तो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ या प्लूरल होते हैं उनके साथ हमने उनका पोजेसिव एडजेक्टिव एग्री करवाना होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। नीदर ऑफ द टू houses, neither of the two houses is slash are beautiful. Neither of the two houses is slash are beautiful. अब डियर स्टूडेंट, जो ही वर्ड नीदर यूज़ हुआ है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है ये। और आउट ऑफ द टू हाउसेस, दिस इज एक्चुअली द निगेशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन। निगेट किया गया है, दो हाउसेस में से हर एक को निगेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। जब दो में से हर एक को ऑन इंडिविजुअल बेसिस, सेपरेट बेसिस पे रिजेक्शन मिली है, तो हम इसे कह सकते हैं कि नीदर इज़ यूज्ड एज सिंगुलर प्रोनाउन। तो जब ये सिंगुलर प्रोनाउन बन गया है, एस पी मीन सिंगुलर प्रोनाउन, तो फिर इसे वर्ब भी सिंगुलर ही सप्लाई करना है, वो है इज़, और आर को क्रॉस करना है और नीदर के साथ एडिशनली नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज नीदर के अंदर नॉट की यानी निगेशन की सेंस मौजूद है। तो हम यहाँ एक और नॉट लगाकर इसे पॉजिटिव नहीं कन्वर्ट कर सकते। नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज़ नॉट ब्यूटीफुल नहीं होगा, जस्ट नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज़ ब्यूटीफुल। इट मीन्स दो घरों में से हर एक घर, दोनों ही यानी अलग अलग तौर पर भी देखा गया तो दोनों ही खूबसूरत नहीं हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान भी एग्रीमेंट होना चाहिए, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर जो है आपको मालूम है कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट हल्का सा बना लेते हैं, आप कह लें कि चार्ट बनाने की बजाय ना मैं आपको जस्ट डिफ़ाइन करता हूँ, फिर उस पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे वर्ब की जो चार फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको ज़रा ध्यान में रखें कि अमूमन जो है डू के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डू है हेल्पिंग वर्ब, डू, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है और उसके साथ मेन वर्ब कौन सा आना है। डू के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डस के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के साथ भी, शेल के साथ भी, इसी तरह से जो है वो यूजुअली के साथ भी, इसी तरह से ऑफन के साथ भी, इसी तरह से मोस्टली के साथ भी, इसी तरह से हैज़ टू के साथ, हैव टू के साथ, हैड टू के साथ, शेल हैव टू के साथ, विल हैव टू के साथ, कुड हैव टू के साथ, माइट हैव टू के साथ, इसी तरह से माइट के साथ, मे के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, इन सब के साथ, इसी तरह से इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, इसी तरह से शेल हैव टू, विल हैव टू, इसी तरह से वुड के साथ, इसी तरह से जो है वो हम वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। यूज्ड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यूज्ड टू, ठीक हो गया। और इसी तरह से हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो बयान किए हैं जिनके फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं, लेकिन इसी के साथ हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है। अगो के साथ आती है, लास्ट के साथ आती है, यस्टरडे के साथ, ये वर्ड्स हैं अगो, लास्ट, यस्टरडे,
व्हेन, बिफोर, इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मालूम है हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ और तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात अगर करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है इज़ के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ, फॉर के साथ, सिंस के साथ, ठीक है। और इसी तरह से जो है जो भी जो है वो आप कह लें कि कंटिन्यूस जो है वो वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, उनके साथ जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की जाती है। इज इट ओके? तो ये हमने एक छोटा सा ब्लॉक जो है वो डिस्कस कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है, सेकंड किन के साथ आती है, फोर्थ किन के साथ आती है, थर्ड किसके साथ आती है। तो हेल्पिंग वर्ब को एग्री करना चाहिए मेन वर्ब के साथ। यहाँ एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर कर लेते हैं। He died many years ago. Dear students, he died many years ago. Word died ये एक मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है और अगो इंडिकेटर्स है और उन मार्कर में से एक मार्कर है जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता है। अभी मैं बता रहा था अगो, लास्ट, यस्टरडे, व्हेन, बिफोर, ये वर्ड्स हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसके साथ ये मार्कर यूज़ हुआ है अगो का। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, हिज फादर हैव डाइड मैनी years बिफोर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग कंसिडर होगी। वजह उसकी क्या है कि डाइड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मेन वर्ब है और V2 होने की वजह से इसे बिफोर यूज़ नहीं हम कर सकते क्योंकि मैनी ईयर्स बिफोर, यहाँ पे मैनी ईयर्स आ चुका है तो मैनी ईयर्स के साथ हम बिफोर यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता तो फिर हम एगो यूज़ कर लेते। यहाँ पर मैनी ईयर्स के साथ एगो यूज़ नहीं करना था, यहाँ हम बिफोर करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिफोर। लुक, इसको भी रेक्टिफाई कर लेते हैं सेंटेंस को और नीचे वाले सेंटेंस को भी रेक्टिफाई कर लेते हैं और यहाँ पर एगो कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। लुक, ही डाइड मैनी ईयर्स अगो। चूँकि मैनी ईयर्स मैंने अंडरलाइन किया, ये कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए अगो यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह बिफोर यूज़ करेंगे। और बिफोर भी मार्कर है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आने के लिए। और अगर स्पेसिफिक टाइम होता, कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता तो फिर हम देखते कि फिर जो है हम एगो यूज़ कर लेते। लेकिन सेकंड एग्जांपल में भी जो है कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, मैनी ईयर्स ही यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स कर लें, लुक 2 ईयर्स, तो फिर हम एक्सप्रेशन जो मैंने नीचे लिखा है गो, वो इसके साथ अटैच होगा। तो हम इसे टिक करेंगे और बिफोर वाले को क्रॉस कर देंगे। हिज फादर हैज़ डाइड 2 years ago। यहाँ तक तो हमने लास्ट पोर्शन को करेक्ट कर लिया, 2 years ago। 2 years स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ एगो लग सकता है और मैनी ईयर्स नॉन स्पेसिफिक, इसलिए उसके साथ बिफोर लगेगा। अब पहले वाले हिस्से की करेक्शन बाकी है। जब आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की तो फिर आपको हैज़ को यहाँ से टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम यहाँ पर हैज़
नहीं लगाएंगे। और एगो और बिफोर जो है दोनों पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एग्री करते हैं, इसलिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो डाइड के साथ हैज़ को एलिमिनेट कर देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स, ओके। लेकिन जस्ट पहले आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप इन एरर्स को दूर करेंगे। कंफ्यूजिंग एस की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंफ्यूजिंग एस। कंफ्यूजिंग एस में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका लास्ट लेटर जो है वो एस पर ख़त्म होता है। ये बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे कि कुछ खेल हैं, कुछ गेम्स हैं, उनका नाम है। जैसे बिलियर्ड है तो उसके साथ लास्ट में एस एंड होगा, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये सब गेम्स के नेम्स हैं। इनके लास्ट में एडिशनल एस जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वेदर दिस वेरी वर्ड इज़ सिंगुलर और प्लूरल इन इट्स नेचर, फंक्शन एंड फॉर्मेशन, लेकिन ये सिंगुलर है। इस तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन मीन कोई एकेडमिक डिसिप्लिन है, जैसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी लास्ट में एस के साथ ख़त्म होते हैं। अब ये डिसाइड करना होता है कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल। अगर तो इन्हें एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर आप यूज़ करोगे तो ये सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को किसी की जो है वो करेक्टरिस्टिक और किसी की जो है वो नॉलेज की बुनियाद पर उसकी वर्सेटैलिटी के हवाले से डिस्कस करोगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे हर इकनॉमिक्स, तो हर इकनॉमिक्स का मतलब है उसका इकनॉमिक्स की फील्ड में जो बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज है, उसकी जो थेरीज़ हैं, उसकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, उसकी जो अप्रोचेज़ हैं। अगर हम ये बात करें हिज़ पॉलिटिक्स, तो हिज़ पॉलिटिक्स से मुराद है कि उस शख्स की, या ओबामाज़ पॉलिटिक्स या जो बाइडन्स पॉलिटिक्स, इससे मुराद ये होगा कि किसी शख्स की पॉलिटिक्स में जो अप्रोचेज़ हैं, जो उसकी बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी है, जो उसकी डिफरेंट किस्म की मेथडोलॉजीज़ हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, तो ये एक डायमेंशंस की बात करता है। जो ही आपने पॉलिटिक्स वर्ड के साथ किसी को अटैच कर दिया, किसी नाउन को, प्रोनाउन को अटैच कर दिया, तो फिर इससे मुराद एक वसी और रीज़ जो है उसकी जो है वो फील्ड बन जाएगी, और वो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात होगी, उसकी अप्रोचेस की बात होगी, और ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जो ही वर्ड पॉलिटिक्स आप एज अ डिसिप्लिन, एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो ये सिंगुलर होगा। जैसे मैं ये बात करूं, लुक, हिज पॉलिटिक्स is /r अपडेटेड। इससे मुराद जो है हिज पॉलिटिक्स इज /r अपडेटेड मीन अब हमने वर्ड पॉलिटिक्स को हिज के साथ में, मैंने दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया है। वर्ड पॉलिटिक्स को हमने हिज के साथ अटैच किया। हमने पॉलिटिक्स वर्ड को बतौर एकेडमिक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के नहीं डिस्कस किया, बल्कि हमने इसे किसी शख्स की जो है वो अप्रोचेज़, उसकी थेरीज़, उसके जो है वो डायमेंशंस, उसकी नॉलेज के साथ में मंसूब कर दिया है। तो उसके जो ख़यालात हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं पॉलिटिक्स की फील्ड में, पॉलिटिक्स के हवाले से, ये उसकी बात हो रही है। अब ये प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से मैं अब इसको ओवरऑल एक ब्लॉक बना रहा हूँ। अंडरलाइन कर चुकने के बाद मैं अब इसको ओवरऑल एक ब्लॉक बना रहा हूँ। अब हम वर्ड प्लूरल समझते हुए वर्ब भी प्लूरल लेंगे। हिज पॉलिटिक्स आर अपडेटेड होगा, इज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ, पॉलिटिक्स इज /r taught at college level। पॉलिटिक्स इज /r taught at college level। इससे मुराद है कि पॉलिटिक्स एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी ये कोई सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम इज़ को टिक करेंगे और आर को
क्रॉस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से कन्फ्यूजिंग एस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कुछ गेम्स के नाम मैंने बोले, इसी तरह से मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स के या कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स के नाम बोले, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। और इसी तरह से कन्फ्यूजिंग एस के हवाले से कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे रेबीज़ है, जैसे मीज़ल्स है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो कंट्री नेम्स हैं और इनके लास्ट में एस ऐड होता है, और जैसे फ़िलीपींस है, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, जैसे मालदीव्स है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप कह लें कि कुछ और नाउन है, जैसे न्यूज़ है, वेजेस है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन हैं, जैसे सिबलिंग्स हैं, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में लास्ट लेटर एस है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमें ये देखना होगा, वी हैव टू प्रॉब डीप डाउन इनटू ऑल दीज थिंग्स whether this very word that ends at an additional s is singular or plural. So हमें इन चीज़ों को देखना होगा। तो according to the number function and formation of that particular noun, we have to go for the proper verb. This is called the agreement between the noun and verb. This is called the agreement between the subject and verb. तो जहाँ वायलेशन होगी वहीं पर एरर अक्रंस होगी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।